हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुने समझें, उसके बाद अपने कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस को नोट करें और इसे याद करें। इससे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। धर्म, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर बल्कि सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत, अब भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें अलग अलग तरह के जो है यानी कि विभिन्न धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया कि जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर बल्कि सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है कि जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, समुदाय यानी कि हो गया कम्युनिटी, तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही जो है सांप्रदायिकता का कारण बनती है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही जो है समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित तथा एक जैसे होते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहले आप वीडियो को सुने, ध्यान से समझें, उसके बाद अपने कॉपी में नोट करें, क्वेश्चन आंसर को याद करें, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जो है भारत में निवास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उन पर रोक लगाना आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन यानी कि एक तरीके से समाज में जो विभाजन होता है। तो प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। यानी कि समाज में जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। तो इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबद्ध हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर सवर्ण यानी कि एक तरीके से हम जनरल कह सकते हैं, दलित, पिछड़ा जाति के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं, उदाहरण के साथ बताएं। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसके उत्तर को जान लेते हैं। तो समानता और स्वतंत्रता
ये लोकतंत्र के दो क्या हैं, आधार हैं। लोकतंत्र के दो आधार, समानता, स्वतंत्रता। तो समानता का सिद्धांत जो है वो जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्ति के विभेद को अस्वीकार करता है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, समान अवसर, समान संरक्षा की स्थापना करता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि लोगों को बोलने का अधिकार एक तरीके से, संघ संगठन यानी कि संघ बनाने का, पेशा व्यवसाय यानी कि अपने बिजनेस करने का, मताधिकार यानी वोट डालने का, ये सारे अधिकार उसे दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, अथवा भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर है कि मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका जो है वो नगण्य है, यानी न के बराबर। पहले सिर्फ जो है पुरुष वर्ग को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने यानी कि वोट देने या फिर सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी हेतु महिलाओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। महिलाओं के प्रति समाज के घटिया सोच के कारण ही महिलाओं को आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही। औरतों ने जो है सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीति गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 59 हो गई बढ़ करके, फिर भी जो है इसका प्रतिशत अभी भी जो है 11% से नीचे है। तो आज भी आम परिवार के महिलाओं को सांसद या विधायक बनने अवसर क्षीण है, यानी कि उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना लोकतंत्र के लिए शुभ होगा। भारत हाल में महिलाओं को विधायिका में जो है 33% आरक्षण देने की बात संसद में पास हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक असमानता यानी कि लिंग से रिलेटेड, तो लिंग के आधार पर समाज में जो महिला और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो ये डेफिनेशन हो गया सामाजिक लैंगिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है। तो भारत जो है, भारत वास्तव में विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक जो है प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब जो है मिलकर हमारी भाषाई विरासत को समृद्ध बनाते हैं तथा उन्हें साथ विकसित होने में मदद करते हैं। अतः प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीयता एकता को मजबूत किया है। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है, जैसे कि भारतीय संविधान की ये सब कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़ आदि है। यही भाषा नीति है। इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी
वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है, यानी उसे नीचा दिखाया जा रहा है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का ही मूल मंत्र है। जिस देश ने सत्ता की साझेदारी को अपनाया वहाँ जो है गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में भी सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पर शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं? तो सत्ता की साझेदारी के लाभ पूछा गया है। तो सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित लाभ हैं। अब इसमें पहला क्या है देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का जो है मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सेकंड है कि जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। नेक्स्ट थर्ड है कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? ये 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है कि जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देश ने 26 जनवरी 1950 को स्वनिर्मित संविधान, यानी कि इस दिन हमारा संविधान जो है संपूर्ण यानी पूरी तरीके से लागू हुआ था, स्वीकार किया गया, जिसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकार को जो है सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसलिए जो है अतः भारत को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अथवा देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें इसी में जो है 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें बोलने की आज़ादी है, किसी भी कहीं भी मतलब कि अपने राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की आज़ादी है। तो ये सारे आज़ादी जो है हमें 19 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है? संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों आवश्यक है, इसे जान लेते हैं कि लिखित संविधान आवश्यक क्यों है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में प्रांतों व केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा ही किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं होगा तथा शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तथा सुनिश्चित नहीं होगा तो केंद्र व प्रांतों के मध्य अधिक विवाद उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर है, रंग भेद का तात्पर्य चमड़ी यानी कि स्किन के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, यानी कि काला गोरा में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसे ही रंग भेद नीति के नाम से जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे रिमेंबर कीजिए। इससे आपको ज़रूर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिलेगा। इसे आप अच्छे से याद कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।